अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेंबर्स में लिसनर्स। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ सेकंड लास्ट एपिसोड हमारे नॉवल की। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? सुबह के 8 बज रहे थे जब वो सेकंड फ्लोर के एक रूम में इंटर होती बोली। रानी सामान पैक कर रही थी, उसे देख हाथ थम के गले में गिल्टी से उठ रही थी। यहाँ से जा रही हूँ वापस, वो धीमे लहजे में बोली। फिर सामान पैक करने लगी। जब आरजू चलते बेड पर आकर बैठी उसे देखने लगी थी। क्या कोई और रास्ता नहीं था जो दानियाल ने तुमसे शादी कर ली? वो आम से लहजे में बोली। क्या वाकई वो लहजा आम था? रानी धीरे से हंसी, फिर नम आंखों से उसे देखा। तुम मोहब्बत चुनोगी या इज्जत? वो बेड पर बैठते बोली। इज्जत, वो सपाट लहजे में बोली। रानी ने हाथों की लकीर को देखा, फिर हौले से हंसी। इज्जत, एक लड़की की इज्जत बहुत जरूरी होती है, और एक लड़की से बढ़कर लड़की के बाप के लिए अपनी इज्जत बहुत जरूरी होती है, चाहे वो बाप अमीर हो या गरीब। जब एक लड़की सुनसान सड़क पर चल रही हो और एक तरह कुत्तों का झुंड तुम्हारे पीछे पड़ जाए और एक तरफ चंद आवारा लड़के, तुम किसकी तरफ जाओगे? उसे देखते बोली। आरजू ने निचला लब कुचला। वो सोच नहीं रही थी, वो बता सकती थी वो कहाँ जाएगी। मैं बताती हूँ, तुम बेशक जानवरों से डरती हो, लेकिन जाओगी उन्हीं की तरफ। क्यों? इज्जत के लिए। इसका हाथ पकड़ते उसे अपने हाथ में लेती बोली। आरजू ने उसे देखा जैसे मुझे कुछ समझा रही हूँ। मैं माँ बनने वाली थी, बगैर शादी के। अगर ये कभी बाहर पता चल जाती तो क्या होता? मुझे कोई नहीं अपनाता। वो छोड़ो, मेरे बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी वजह से मिट्टी में मिलने वाली थी। मैंने पहले नहीं सोचा, पर कहते हैं ना, जब तक ठोकर ना लगे इंसान समझ नहीं सकता उसे कैसे पता चलना। सिर्फ दानियाल सर जानते थे। तुमने पूछा, कोई और रास्ता नहीं था? मेरी शादी हो भी जाती तो शायद वो नीलामी ज्यादा होती जो बगैर शादी की होनी थी। मेरे बाबा मरने वाले थे, इसलिए उन्होंने इज्जत बचाने के लिए जैसे देखा उसे कह दिया, और सामने तुम्हारा शौहर था। अगर कोई और होता तो कभी इज्जत ना रखता। क्या कोई मुझसे इस हालत में शादी करता? नहीं, हर किस नहीं। बाबा ने मरने के बाद भी सिर्फ अपनी इज्जत सोची। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी बेटी के साथ गलत हो, बल्कि वैसे जैसे तुम जानवर की तरफ चली जाओ, तुम मरना पसंद करो के बजाय आवारा लड़कों की तरफ जाने की। तुम जानती हो वहां तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं। उसके नाजुक हाथों पर दबाव डालती बोली थी। आरजू का दिल गम से भरने लगा था। जानती हूँ तुम्हारे शौहर ने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन वो वादे में कैद था। याद रखो, तुमने इज्जत को मोहब्बत पर फौकियत दी है। वो इज्जत के वादे में कैद था। उसने नजर उठाकर मुझे नहीं देखा कभी। वो गलत हो सकता है आरजू खान, लेकिन बेवफा नहीं। वो बहुत अच्छा है, और वैसे भी ये सब तो बस एक दिखावा था। मैं वहाँ बनने वाली थी और ऐसी में निकाह नहीं होती। वो तो बस इसे दिखावे से शायद आने वाली जिंदगी सुकून से जी जाती। रानी आंसू साफ करती उठ गई। आरजू ने उसकी नम आंखों को देखा। उसकी खुद की आंखें भी नम थी। उसने गलत किया। आरजू रो पड़ी थी, और वो रो पड़ी लहजा अटक गया। रानी ने उसे देखा। आरजू के जहन में उभरा, हाँ वो माँ बनने वाली थी, तो फिर कैसा निकाह? तुमने भी तो भरोसा नहीं किया। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है आरजू। तुमने जिद क्यों नहीं लगाई कि वो तुम्हें बताए वो ऐसा क्यों कर रहा? ठीक है, उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुमने खुद भी तो नहीं तलाश किया। तुम बस चली गई सब कुछ छोड़कर। क्या इतना आसान था? रानी धीरे से हंसी थी, और आरजू ने सिसकी भरी नम आंखों से उसे देखा। मुझे शराकत पसंद नहीं। आरजू आंखों पर हाथ रखती रोती थी। रानी हल्के से मुस्कुराई, फिर चलती हुई अलमारी की तरफ आई। कुछ पेपर निकल कर वापस आते आरजू की गोद में रखती है। आरजू ने धुंधलाहट में पेपर देखा। किस कदर तरफ है ना इस शख्स को, तुम्हारी रानी सिसकी थी। आरजू ने पेपर को देखा। वो तलाक के कागजात थे। आरजू ने उसे देखा। मेरे डिलीवरी के बाद वो मुझे तलाक दे देगा। कहाँ की शराकत? सिर्फ रिश्तों में आ जाने से शराकत नहीं होती। आरजू खान दिल में आ जाने से शराकत होती है, और उसके दिल में सिर्फ तुम हो, और सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं कि ये निकाह ना होने के बराबर है, या फिर हुआ ही नहीं। एक दिखावा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए। रानी ने सूटकेस नीचे उतारा और वो चलने लगी थी। आरजू ने साकित सी नजरों से पेपर देखे। रानी कमरे से बाहर निकल गई। आरजू धूले में वहाँ बैठी थी, आंसू साफ करते बाहर भागी। वो निकाह तो दिखावा था, वो अभी वाहिद उसका था। रानी सुबह सेकंड फ्लोर के रूम के बाहर खड़ी थी, और रानी ने दूसरी सीढ़ी पर पलट कर उसे देखा। रोकने वाले हो तो मत रोको, बेहतर है मैं चली जाऊँ। वो धीरे से हंसी और कदम आगे को बढ़ाए। जब सीढ़ी से पाँव फिसला, वो लड़खड़ाती हुई एक दिलखाश चीख के साथ जमीन बोझ हुई। ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी। आरजू की आंखें फैल गई। रानी वो चीखी थी। इंटरेस्ट से आते दानियाल के हाथों के पेपर थे जो जमीन पर गिर गए। वो तेजी से उसकी जाने बढ़ा। आरजू की सीढ़ी उतरते उसके पास आई थी। दानियाल ने तेजी से उसके खून से लथपथ वजूद को उठाया और बाहर की जाने भागा। आरजू उसके साथ लपकी थी। रश ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल भागा। आरजू रानी का चेहरा थपथपा रही थी।
जिसकी आंखें बंद हो रही थी, उसकी आंखों के किनारे पर आंसू अटका हुआ था। सांसें मध्यम पड़ रही थी जैसे मैं जीना ही ना चाहती हूँ। रानिया, प्लीज आंखें खुली रखना। आरजू के हाथ पांव फूल रहे थे, दिल अजीब हो रहा था, इसकी खुद की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोके बाहर निकला। रानी के वजूद को बाजू में उठाया। आरजू के कदम लड़खड़ा गए थे, उससे चला ही नहीं जा रहा था। आरजू ने अपने हाथों की तरफ देखा, वो खून से लथपथ थे। आरजू का दिल बंद होने लगा था। डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर लेटाते। दानियल चीखा। आरजू लड़खड़ाते कदमों से उसे कई फासले पर थी। वो बहुत मुश्किल अंदर आ रही थी। डॉक्टर फौरन बाहर आया था और वार्ड बॉय को इशारा किया कि ऑपरेशन रूम की जानिब भागा था। आरजू, तुम ठीक हो? वो पलटा। आरजू को देखा जो फैली आंखों से बस यूं ही खड़ी थी। गुमसुम उस तक आते बोला। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। खान ने शिद्दत से रो दी। इसके गले लगे, इसका कुर्ता मुट्ठी में जकड़ लिया बच्चों की तरह। वो काफी डर गई थी। अभी तो वो लड़की इज्जत का दम भर रही थी और अब उसका क्या हाल था। आरजू खौफजदा से होते कांपने लगी थी। दानियल ने उसके कांपते वजूद को देखा। वो उसके बाजू तक हमारी नहीं कर पाया था। उसे पलट कर बैठाया, खुद वहां से हट गया। चंद मिनटों बाद आते उसके आगे पानी की बोतल की थी। आरजू ने सिर उठाकर उसे देखा। सूजी सुसुख आंखें, बिखरे बाल, पुराने सा कुर्ता जिसके बाजू फोल्ड किए हुए थे। कुर्ते पर खून के निशानात थे। आरजू का दिल मध्यम पड़ने लगा। वो शख्स वीरान लग रहा था, उजड़ा हुआ। आरजू ने बेसाख्ता नजरें फेर ली। कांपते हाथों से पानी की बोतल पकड़कर लबों से लगाई। कुछ पिया, कुछ गिराया। उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो डर गई थी शायद। वो ठीक होगी। अंदर के खौफ के तहत वो नजरें उठाए बोली। दानियल के पास जवाब नहीं था, जबकि वो बच्चों की तरह जवाब की तलबगार थी। अल्लाह करे, वो धीरे से बोला। आरजू की आंख से आंसू गिरा। हुआ हैरान हुआ तो वो दूसरी औरत के लिए रो रही थी या फिर आधे घंटे पहले हुई रानी की बात पर रो रही थी। इज्जत जिंदगी भी मांग लेती। 2 घंटे गुजर गए। वो वीरान से दीवार के साथ टीक लगाए खड़ा था। वो बेंच पर बैठी, उस पर नजरें टिकाए भी न थी। न जाने क्या सोच रही थी, लेकिन दानियल को शदीद परेशान कर रही थी। इसके लिए माँ कि शायद वो इससे दूर हो जाए। काश वो इस वक्त रफीक अंकल के घर ना जाता तो आज सब कुछ यूं ना होता। या फिर काश आरजू खान वापस आ जाए। वो शिद्दत से दुआ गो हुआ था। मज़ीद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला तो दोनों डॉक्टर की जानिब लपके जो उन्हें देख रहा था। सॉरी, उनका मिसकैरेज हो गया है। पेशेंट अभी पूरी तरह से बाहर नहीं है, प्लीज आप मिलिए। डॉक्टर सुल्तान नजीम में बोलता कंधे पर हाथ रखते चला गया। आरजू की आंखों से आंसू जारी हुए थे। उसके कदम अंदर जाने से इनकारी होते। दानियल झुके कंधों के साथ अंदर बढ़ा और उसके पीछे चलने लगी थी। दोनों कमरे में इंटर हुए। जहाँ वो मशीनों के कैद सपाट चेहरा लिए लेटी थी। न आंसू थे न अफसोस। आरजू को शिद्दत से बुरा लगने लगा था, जैसे उसकी गलती हो। वो बेबी, दानियल कहते कहते अटक गया। वो नहीं जानता था वो कैसे बोले। रानी की आंखों से आंसू गिरे। गलत किया था, इज्जत खराब की थी। कैसे सही होता, अल्लाह का नाराज होना तो बनता था ना। वो लब पीछे से सब पड़ी। आरजू नम आंखों से उसे देखने लगी। कितनी इज्जत में थी वो लड़की। मुझे अकेले रहना है, वो टकते लहजे में बोली। दिल उचाट हो गया। जीने को दिल ही नहीं कर रहा था, तभी उसके साथ में खड़ने लगी थी। दानियल ने आरजू को देखा। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। आरजू ने महसूस किया जिंदगी हमेशा खुशी नहीं देती, वो अजियत भी देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की अजियत हमारी अजियत से काफ़ी बड़ी होती है। हम अपने दर्द के आगे कुछ नहीं देखते, दूसरों के दर्द को भी नहीं। ये हकीकत है, सबको ऐसे ही लगता है कि हमारा ही दुख जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले को भी देखें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि फिर भी अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छे हालात में रखा है। घर चली जाओ तुम, वो लब दबाए बोला। आरजू ने नम दुख भरी नजरों से उठाकर उसे देखा। वो नफी में सर हिला गई। सुबह से दोपहर और फिर रात हो गई। वो दोनों गुमसुम वहीं बैठे हुए थे, बगैर कुछ खाए पिए। वो सोचों में अटक गई थी। वो बेवफा नहीं हो सकता। रानी की बात बेसाख्ता याद आई। उसने सामने दीवार से सर टिकाए शख्स को देखा। क्या वो बेवफा थी? फिर यह हालात ऐसे क्यों आते हैं, अजियत भरे, सब तबाह कर देने वाले। शायद वो फिर भूल गई जिंदगी खुशी गमी दोनों को साथ लेकर चलने वाली डोर है। उसने बताया क्यों नहीं? दिमाग ने सवाल पेश किया तो दिल ने कहर ढाया था। क्या तुम इजाजत दे देती उसे? दिल ने दलील पेश की तो दिमाग ने जोर से नफी की। हरगिज़ नहीं, कोई और रास्ता तलाश करते। दिमाग ने फिर से कहा आरज़ू खान जंग में फंस गई थी। कब तलाश करते? तब जब सारी उम्र इज्जत से गुजारने वाला बाप इज्जत बचाने की भीख मांग रहा था, या तब जब कई उंगलियां उठती और इज्जत को तार तार कर देती। जब मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि वो एक बदचलन थी। जब बाप की मरने के बाद भी लोग इज्जत को उछालते।
या फिर तब जब एक शख्स से उसकी शादी हो जाती और उसे सच्चाई पता चलती, फिर वो तमाशा लगाता, फिर कौन देखता, फिर दुनिया देखती, फिर सिर्फ आसपास के लोगों को पता नहीं चलना था, तब शहर के आसपास वालों को भी पता चलना था, फिर कई ज्यादा उंगलियां उठती, कब रास्ता तलाश करते। जब आरज़ू खान में बेइज्जत होने वाली थी, कौन सा रास्ता तलाश किया था? तुम्हारी खुद की माँ तुम्हारे खिलाफ हो गई, तब तुम्हें याद नहीं आया था क्या कि रास्ता तलाश करना है? तब तुम्हें अंदाजा था इज्जत जान से ज्यादा अजीज होती है, बल्कि इज्जत बहुत अजीज होती है। दिल में बताया था, वो काली आंखों से दुमों की दलीलें सुनती रही। वो शख्स शायद गलत नहीं था, लेकिन हालात उसके हक में नहीं थे। इज्जत एक लड़की के लिए बहुत अजीज होती है। हम कहते हैं दुनिया है, ना कहती रहे जो कहती है। क्या उसे दुनिया के कहने के बाद आप लोग खुश होते हैं? नहीं, दुनिया छोड़ दो, घर वाले भी ताने कसते हैं और हम देर कमरे में रोते रहे। इज्जत बहुत कुछ मांगती है। शायद हम कभी नहीं सोच सकते एक लड़की के कंधों पर सिर्फ अपनी नहीं, पूरे खानदान की इज्जत होती है। उसे अकेले नहीं सुनना पड़ता, उसके पूरे खानदान को सुनना पड़ता है। कई नज़रों का सामना करना पड़ता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी, क्योंकि लोग बातें भूल जाते होंगे, लेकिन जब कोई मौसम निकले तो बातें भी याद आने लगती हैं। शर्मिंदगी फिर अगली नस्ल को अपनानी होती है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वो दोनों यूं ही हॉस्पिटल रहे। वो रहे, रानिया तबीयत संभल नहीं रही थी। दरमियान में बस एक बार खान बाबा आए थे, क्यों? दोनों को होश नहीं था। 3 दिन गुजर गए। वो जिद लगाकर बैठी थी कि वो घर नहीं जाएगी। दानिया ने उसको लिया देखा, उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगी थी। पेशेंट बुला रही है आपको। नर्स बड़ा हट में बाहर आई, बोली वो उसे घर भेजने वाला था। नर्स की बात सुनते उसे देखने लगा। वो तो अंदर की जाने बढ़े, जहाँ गहरे गहरे सांस ले रही थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं था। उसकी हालत बहुत निढाल थी। ये लटकती सांसों के दरमियान बोली, कागज दानियल की जाने बढ़ाया। दानियल समेत आरजू ने भी देखा वो तलाकनामा था और सामने लेटी लड़की ने उस पर साइन किए हुए थे। इसकी सांसें थम रही थी। साइन कर दें प्लीज, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। दानियल ने मुझे शायद खान बाबा इसलिए आए थे। उसने नर्स से मोबाइल लेकर इन्हें कॉल की थी। उनका नंबर भी इमरजेंसी में दानियल ने दिया था, जैसे वो पहली बार इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो बोलते बोलते रुक गया। इसका इशारा करने पर आज़म इसका हाथ हाथों में लिया। उसे सहला रही थी, बहुत परेशान हो गई थी। प्लीज साइन कर दें, वो नम आंखों से बोली। दानिया ने आंखें नीची, फिर उन कागजात पर साइन कर दिए। रानी ने आरजू को देखा। वो बेवफा नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे सजा मिल गई, इसे मत खोना, उसे सजा ना देना, गलती मेरी थी। वो रोते हुए बोलने लगी। इसका सांस उखड़ रहा था, उसी से गिरी थी, लेकिन वो अपनी नजरों में भी गिरी थी। जिस्मानी चोटों से ज्यादा रूह पर जख्म लगे थे जो जीने ही नहीं दे रहे थे। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा, फिर मशीन को, जहाँ सीधी लाइन नजर आ रही थी। आरजू ने खाली नजरों से दानियल को देखा। वो शिद्दत से रो दी। खान वो चीखी थी। दानियल के आगे बढ़ते उसे खुद के साथ लगाया। रानी रफीक मर गई, इस जख्म से नहीं जो सीढ़ियों से गिरने पर उसे मिला था, बल्कि उन जख्मों से जो पिछले 3 माह से वो सह रही थी। खुद की ज़मीर की मलामत से वो जीना नहीं चाहती थी, और जब वो खुद थी उसने हदें तोड़ दी थी। ऐसी हदें जिनके टूटने से इंसान जिंदा लाश बन जाता है। और फिर वाकई जिंदा लाश ही तो बनी थी, और आज जिस्म को आज़ादी दे दी। अजियत की कहानी तमाम हो गई। इससे जीत गई वो लड़की, हार गई वो लड़की थी ना, तभी तो उसे ब्लेम किया जाना था। लड़का होती तो शायद वो बच जाती। यही तो होता, और यही होता आएगा शायद। खान मर गई। आरजू शिद्दत से रोती थी। दानियल ने उसके गिर्द हिसार तल किया। वो लड़की इसका नाम छोड़कर मरी थी, जो सिर्फ आरजू के लिए था, जो इसके साथ लगी सिसक रही थी। जिंदगी जालिम होती है, बहुत जालिम। अगर आपको खुशी देती है तो अजियत भी वही देती है। दिन गुजरे, हफ्ते और फिर महीनों में दोनों अलग थे। ना वो उभर पा रही थी, ना उसे छोड़ना चाहती थी, ना उसके पास वापस जाना चाहती थी। अजीब दिल में बेचैनी थी। वो भी तो तड़प रहा था। रानिया की बॉडी को दफना दिया गया था, सब सच बाहर आ गया था, और कोई गुमसुम था। वहाँ की रातें आंखों में कटने लगी थी। मुशास उसने सब कुछ बता दिया, जिससे पुलिस को काफी फायदा हुआ। नवाब को पकड़ लिया, कई बुरे लोगों को पकड़ा। उसकी मदद के चलते उसकी सजा में कमी दी गई थी। कुछ कमिश्नर जमशेद ने खुद रिक्वेस्ट की थी। वहाँ का दिल बहुत बेचैन रहने लगा था आजकल। माँ बनने वाली थी और आंसू आंखों में रहते थे। उस शख्स इतने कीमती पलों में उसके साथ नहीं था। वहाँ का दिल बेकरार रहने लगा था। अजीब दिल को बेचैनी थी। दिल बस उसे देखना चाहता था, इन खूबसूरत लम्हों में उसका साथ चाहता था, लेकिन वो नहीं था। वो सजा मुकम्मल कर रहा था अपने अंधे
पन की बदले की आग में झुलसने की। दूसरी जानिब 4 महीनों से सूली पर लटक रहा था। आरज़ू खान घर में रहती थी और रानी की मौत ने उस पर कई दिन तक असर डाला था। वो ज़्यादा वक्त अब रुखसार बेगम के साथ रहती थी। माँ से दूर होना कर्ब ज़दा होता है। रुखसार बेगम ने हमेशा से बेटी समझा था। आरज़ू ने शिद्दत से रोते माफ़ी मांगी थी। जब रुखसार बेगम से गले लगा लिया, वो एक शख्स भी तो कई बार माफ़ी मांग चुका था। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। हम गलती करते हैं, फिर अल्लाह के सामने जाते हैं, आंसू बहाते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जब वो ये माफ़ी कोई इंसान अगर मांगता है तब हम माफ़ नहीं कर पाते। हम खुदगर्ज हैं। हम खुद को माफ़ी की उम्मीद रखते हैं और दूसरों को माफ़ नहीं करते। वो आज भी थका हारा घर लौटा था। सेकंड फ्लोर के कमरे के दरवाजे को देखा। दरवाज़ा खुला था। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो थके हारे कदमों से उस कमरे की जानिब बढ़ा। वो बहुत रोया था। वो बहुत गुजारिश की, लेकिन वो कान लपेटे रखती थी। शायद उसे अजियत नहीं होती थी उसे यूं देखकर। वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मखसूस चाल को पहचानते जब कमरे में बैठा वजूद फौरन बेड से उठा और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी, ना इतनी हिम्मत थी। तभी करार का रास्ता बेहतर लगा। वो जानती थी वो सब दिखावा था, लेकिन वो तकलीफ में थी तो वो उसे भी दुख देना चाहती थी। लेकिन आरज़ू खान अपने दोस्तों के दुख का बदला उसे 4 महीनों से ले रही थी। दरवाजा बंद था। वो बंद होने की आवाज़ सुन चुका था। वो शिद्दत से आंखें मीच गया। दरवाजे के साथ टेक लगाए नीचे बैठ गए। कंधे पर शॉल थी। थका हारा वो बहुत अजीतनाक लम्हा था कि उसकी हालत यूं थी कि अगर कोई भी देखता तो कलेजा मुँह को आ जाता। आरज़ू खान उसे सब पड़ा। उसकी सांसें गहरी और तेज चलने लगी। उसके रोने की आवाज़ दूसरी जानिब गई, जहाँ वो दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। वो रो दी अजियतनाक आवाज़ पे। तुम जान ले लोगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं कभी किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा। वो शिद्दत से तड़पते बोला। दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। वो आंखों पर एक हाथ जमा गया। वो रो दिया था। आरज़ू खान, मर जाऊँगा, सुना तुमने? दानियल सफ़ीर खान मर जाएगा। तुम्हारे बगैर नहीं बचाता किसी को वापस। मुल्क में सर हिला गया। अंदर बैठी आरज़ू शिद्दत से लब पर हाथ जमा गई। दुख से सिसकी रोकी। सांसें बंद हुई थी। आरज़ू आखिरी लम्हों में, आ जाओ वाइट रोज़, मध्यम लहजे में बोला। दूसरी जानिब कमरे में हिचकी गूंज गई। वो कितनी अजियतनाक लफ्ज़ बोलता था। तुम्हें तकलीफ देकर सुकून में नहीं था। तुम सीढ़ियों से गिरी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती थी? वो सिसकते बोला। उसकी आवाज़ में मध्यम पड़ने लगी थी। वो पागल की तरह बैठा था बिखरी हालत में। तुम नहीं आओगी वापस। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला कि गहरी खामोशी के चलते बामुश्किल आरज़ू ने बेआवाज़ बहते आंसू में उसकी आवाज़ सुनी थी। ठीक है, मत आओ। मैं तुम। वो गहरी सांस भरने लगा, यूं जैसे सांसें खत्म होने लगी। सिर्फ मुशी जान लेगा तो उसकी आवाज़ बंद हो गई। आरज़ू की आंखों से आंसू बंद हो गए। वो सर पीछे मुड़े दरवाजे को देखने लगी। वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दानियल, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी? रुखसार बेगम ने उसे नीचे बैठे देखा, जो पागल की तरह वीरान आंखों से देख रहा था। वो जैसे वो होश में ना हो। वो तो आरज़ू को देखने आई थी। बेटी की सफागरी पर वो हैरान थी। 4 माह वो अजियत से गुजरा था और आरज़ू खान इतनी संगदिल थी कि उसे देखते ही यूं गुजर जाती जैसे कोई ताल्लुक ना। छोटी मम्मा, उसे बोले ना, एक बार माफ़ कर दे छोटी मम्मा प्लीज़। वो आप सबकी बात मान लेगी। शिद्दत से रो दिया। उसकी आवाज़ इतनी थी कि सिसकियाँ पूरे घर में गूंजने लगी। वो बाल में हाथ दिए रो दिया अजियत से, गम से। उसे बोलने के सिवा किसी को नहीं चाहता, किसी को तरफ नहीं देखा, एक गलत निगाह भी नहीं। उसे बोले ना, हालात हक में नहीं थे। उसे बोले माफ़ कर दे, वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। उसे बोले बस एक दिखावा था। उसे बोले ना, बस बच्चे को नाम देना चाहता था। रुखसार बेगम का हाथ पकड़ते बोला था। रुखसार बेगम उसकी हालत पर सिसक उठी थी। वाकई आरज़ू खान बहुत बेरहम थी, बहुत ज्यादा। या तो उसे बोले मुझे मार दे, उसके बगैर नहीं रह सकता। वो आंखों में आंसू लिए हिचकियों के दरमियान बोला। आरज़ू खान की सांस अटक गई। वो यूं हो रहा था जैसे आरज़ू खान रोती है। आज अजियत इंतहा को पहुंच गई थी। वो आज़ादी चाहता था। रुखसार बेगम वहां से हटी, खान बाबा के पास गई। फिर 5 मिनट बाद वापस आई थी। आरज़ू, दरवाज़ा खोलो, ये रहे तलाक के पेपर, साइन करो और आज़ादी दो खुद को भी और इसे भी। क्या तमाशा लगा रखा है? जैसे तुमसे गलतियां नहीं होती, जैसे तुमने कभी अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, जैसे उसने तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया। उसका क्या कसूर है? दरवाज़ा बजाती ऊंची आवाज़ में बोली थी। अंदर बैठी आरज़ू आंखें साफ कर गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। क्या वो वाकई कागजात पर साइन करने वाली थी? आप हमेशा इसका साथ देती हैं मामा, वो नम आवाज़ में बोली। सामने ही दरवाजे पर बैठा था, बिल्कुल पागल फकीर की तरह। उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की आरज़ू। उसका नाम तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और वो सिर्फ तुम्हारा है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, मुझे जवाब दो। वहाँ माँ बनने वाली थी ना? अगर वो तुम्हारी माँ बनने वाली है, अगर
तुम्हारी कजन ना होती और वो अकेले तुमसे मिलने आती तो तुम्हारे जहन में पहला सवाल क्या होता? रुखसार बेगम पेपर हाथ में पकड़ी बोली। आरजू ने माँ को देखा। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बेसाख्ता बोल गई। फिर वो खामोश हो गई। रुखसार बेगम ने जताती नजर उस पर डाली। आरजू लोग भी यही पूछते, बच्चे का बाप कौन है? क्या कहता वो बाप जो मरने वाला था? वो लड़की जिससे गलती हुई क्या बताती कहाँ से शौहर मर्द 4 शादियां कर सकता है? लेकिन ये जो बैठा है ना, उसने उसकी लड़की की नजर उठाकर नहीं देखा। वो शादी की उससे, अगर वो उसे चाहता तो उसके साथ खुश होता। यूं तुम्हारे आगे फकीरों की तरह भीख नहीं मांग रहा होता। रुखसार बेगम ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। आरजू ने नीचे नजर डाली। यूं तो बैठा था कि हालत पर आरजू से सक गई। क्या रोक था उसका दिल को चीरता हुआ हुलिया अजीब आंखें। उसने शादी खुद के लिए नहीं की और रानिया भी ये बात समझ गई थी, तभी उसने मरने से पहले उसका नाम छोड़ दिया। वो तुम्हारे शौहर को समझ गई कि तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा है, उसका नाम भी सिर्फ तुम्हारा है। तुम क्यों नहीं समझ रही? जब तुमने मुझसे माफी मांगी थी मैंने तुम्हें माफ किया। तुमने किया क्या? वही माफी मांग रहा है तुमसे। खुदगर्ज बन रही हो। इस दुनिया में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके शौहर दूसरी शादी करते हैं, शौक से दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। इन पहली बीवी की अजियत की कोई परवाह नहीं होती। क्या ऐसा तुम्हें लग रहा है कि उसे परवाह नहीं है? और क्या 4 साल तड़पाओगी? अगर नहीं रहना चाहती तो पकड़ो इनको, साइन करो। वो पेपर आरजू का हाथ खींच कर आगे करते उसमें रखते बोली थी। आरजू ने पेपर को नहीं देखा, जैसे सांस बंद हो जाएगी। उसकी माँ उसके सिसके नहीं सुन सकती थी। तुम एक बार ही सब खत्म कर दो। रोज रोज कई लोग तड़पते हैं। रोज उसकी माँ रोती है, रोज वो नींद की गोलियां खाता है और फिर भी नींद नहीं आती। क्या उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है? शादी बस एक दिखावा थी। ठीक, उसने धूमधाम से शादी की कि कल को लोगों को पता चले कि रानिया रफीक दानियाल की बीवी है। उसके बच्चे की माँ बनने वाली एक रोती मरती हुई लड़की ने तुम्हें दुहाई दी कि वो शादी दिखावा थी। तुम्हारा शौहर तुम्हें रो रो कर पुकार रहा था। दिल है तुम्हारे पास? हाथ में पकड़ा पैन उसकी जानिब बढ़ाती संजीदगी से बोली थी। उनके लहजे में ताहट दोहराई। और रोज अजियत में रहना आसान नहीं होता। मैं देखूंगी जब हालात तुम्हारे साथ ना हुए तब तुम क्या करती हो। वो लब पीछे बोली थी। वो वहां से चली गई। आरजू ने पेन और फिर पेन और फिर पेपर को देखा। वो लब पीछे गई। वो पागल की तरह बैठा था। कंधे से शॉल नीचे गिर गई थी। आंसू में आवाज बह रहे थे। वो खामोश रही। कई लब यूं ही गुजर गए। वो बस उन पेपर्स को घूर रही थी जिन्हें वो बहुत हिम्मत से लेकर आया था। लेकिन वो फिर 4 माह उससे माफी मांगी। रोज हिम्मत की उन पेपर्स को उसके आगे रखी, लेकिन रोज हिम्मत जवाब दे जाती। अब तो अजियत से दिल फटने वाला हुआ था। फकीर लग रहा है। वो पेपर साइड पर रख गई। फिर उसके सामने खड़ी होती बोली और उसकी आवाज में मुकाबले से भरी नम आंखों से उसे देखा। खैर लेकर आओ बाबू जी। गायब झुकाकर बोली। खान ने बहती आंखों से उसे देखा। वो नीचे सर झुका गया। वो नीचे बैठ गई। शॉल उठाकर उसे के कंधे पर रखी। वो सर झुकाए बैठा था। वो खामोश हो गई। उसके साथ बैठ गई। सर उसके कंधे पर रख दिया। उसे बहुत अजियत दे चुकी थी। शायद इतनी अजियत दानियाल ने उसे नहीं दी थी। दानियाल को लगा था वो बेरहम है, लेकिन वो गलत नहीं था। वो लड़की सफाकत दिली में अपनी मिसाल आप थी। आज दानियाल जफीर खान को इस बात का अंदाजा हो चुका था। वो बर्बाद करने पर आए तो खुद को भी नहीं छोड़ती। तुमने कहा मैं मर तो नहीं गई? उसे सकते हुए बोली। आंसू बगावत करता टूट कर गिरा। जोर से आंखें मींच ली। गुस्सा आ रहा था तुम पर। डांटने को दिल कर रहा था। कोई ऐसे चलता है? तुम्हारी आंखें किधर है? वो गहरी सांस भरते बोला, लेकिन लफ्ज दरमियान में अटक के गलत हो रहे थे। लेकिन कुछ वक्त दरकार था। मेरी आंखें। वो चंद पल खामोश रही। दानियाल ने चेहरा उसकी तरफ मुड़ कर देखा। तुम पर। लफ्ज आहिस्तगी से अदा हुए। दिल को राहत बख्श देने वाले अल्फाज, चेहरे पर मुस्कुराहट खींचने वाले चंद हुए। इतनी सी बात पर मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? इतनी सी बात पर मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? वो लाख बद दिमाग से ही। मेरी जान तो है ना। वो आहिस्तगी से झुकते उसकी आंखों पर लब रख के उसे लगता दिल को सुकून मिल गया। जिसमें सरूरियत दौड़ गई। मुकम्मल हो गई। एक कप कॉफी किचन में दाखिल होते बोला। आंखें चमक रही थी। पुरतपिश एहसास के तहत वो पलट गई। उसने नीली आंखों में झांका। एहसास जगाने वाली दिल सहत तारी करती आंखें वो कदम उठाने लगा था। आरजू को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। स्लेब पर हाथ रखती हुई पीछे को कदम लेने लगी। आज उसका रिजल्ट आना था। वो बहुत परेशान थी। अजीज नाकलमों को 2 हफ्ते गुजर गए। वो हर पल उस पर नजर टिकाए रखता था उसकी कुर्बत के लिए, जबकि आरजू खान का एक ही काम था, उससे भागना। मैं टेस्टलेस वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। इतना नजदीक कि आलू की उसकी तपिश भरी सांसें खुद के वजूद पर बर्दाश्त करते गिरने को थी।
मुझे मीठी करनी आती है। साइड स्माइल लबों पर सजाए बोला। आरजू ने नजरें चुराते इधर उधर देखा। धड़कन इतनी बढ़ गई कि दिल मानो उछल कर हलक में आ जाएगा। अभी मुझसे भाग रही हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने छोड़ो, तुम्हारा दिल तुम्हें इजाजत नहीं देगा आज रात। मुझे तुम हमारे कमरे में चाहिए। वो नीचे झुकते बोला, फिर थोड़ा और झुका। आरजू ने हिजल आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लू देती जज्बों से चमक रही थी। इन जज्बों में आरजू खान को कैद करना चाहती थी। और आरजू खान भी साफ उन जज्बों से भरी आंखों में अटक गई। दिल की धड़कनें जैसे थम गई हूँ। मैं इंतजार करूंगा वाइट रोज। वो आहिस्ते से झुकते उसके रुखसार पर लब रखते बोला। आरजू खान ने जोर से आंखें नीचे, स्लैब पर हाथ रखा। माथे पर पसीने के कतरे उतरे। वो उसकी कान के ऊपर झुकते आहिस्ते की आवाज में सरगोशियां करता उसकी जान लबों पर ले आया था। आरजू यार मेरे लिए। माँ किचन में दाखिल होते बोली, फिर दांतों तले लब दबाए। आरजू की आंखें फौरन खुली। खजल सी होती उसने दानियल को दूर करना चाहा जब वो ठीक बना खड़ा रहा। खान दांतों पर दांत जमाए उसने सख्ती से पांव उठाते उसके पांव पर मारा कि दानियल उछल कर पीछे हुआ था। उसने आरजू को देखा। इतनी जान कहाँ से आ गई थी उसमें। वो बुरा सा मुंह बनाए उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग देता बाहर हॉल में चला गया, जबकि आरजू और माँ का कहका गूंजा था। सब लोग हॉल में बैठे थे। आगा जी ने आरजू को आवाज दी ताकि वो अपना रिजल्ट देख सके। आरजू मैडम किचन से बाहर ही नहीं आ रही थी। रिजल्ट क्या देखती, एक पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था। वो गहरा सांस भरते बाहर निकली। वहाँ भी हॉल में जाते सोफे पर बैठ गई। आली लैपटॉप सोफे की टेक पर रखे रुख उस तरफ के बैठा था। उसने साफ कह दिया कि आरजू का रिजल्ट वो ही देखेगा, तब ऐसे बैठा था। आरजू बाजी तैयार हो? आली ने दांत निकालते उसे पूछा, जो सोफे के नजदीक खड़ी थी। सामने दानियाल ने उसे पुरशौक नजरों से देखा था। खाना नहीं खाना क्या? दांतों से आली को घूरते हुए नोटेपन से बोली। आली मजीद दांतों की नुमाइश कर गया। चलो सारे दुआ करो, जरा मैं रिजल्ट देख लूं। आली ने लैपटॉप पर हाथ चलाए। इधर सब आली पर नजरें टिकाए बैठे थे। आरजू का दिल धक धक कर रहा था जब आली ने चमकती आंखों से सर घुमा कर आरजू को देखा। सब लोग उसके बोलने की उम्मीद में थे। आरजू बाजी ने टॉप किया है, आली चमकती आंखों से बोला। आरजू ने खुले मुंह से उसे देखा। सर को हिलाया जैसे उसने गलत सुन लिया। सच? आरजू हैरत से बोली। चेहरे पर थोड़ी सी चमक उभरी। वो आली को देखने लगी। बाकी सब भी उसके जवाब के मुंतजर थे। हाँ ना? नीचे से आली कहका लगाकर हंसा। साथ साथ हाथ पर ताली बजाई। वो हंसता हुआ सोफे से नीचे गिर गया। सब लोगों के चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी। आरजू खान, नाना आरजू, दानियाल, सफीर खान फिजिक्स में फेल हो गई। आली नीचे बैठा हंस रहा था। खुशी भी अपनी थी कि कजन फेल हो गई। दानियाल ने लब पर 2 उंगलियां रखी, वादा वो नाराज ना हो जाए। सब लोगों ने गर्दन घुमाकर आरजू को देखा। मुबारक हो बेटा, आगा जी बोलते बोलते हंस दी। आरजू ने गुस्से से दानियाल को घूरा। सब आपकी वजह से हुआ। मेरा पेपर नहीं करने दिया था ना, मुझे गलती आपकी है, मुझे नहीं पढ़ना। पैर पटकते ऊपर भाग गई। दानियाल सोफे की पोस्ट से सर टिका गया। नहीं करना बेटा, सफीर साहब कंधे उचकाते बोले तो सब लोग कहकर लगाकर हंस दिए। अब उसे मनाने का काम सर अंजाम देना था। दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। वो कमरे से नहीं निकल रही थी। कमरे में बैठी वो मोबाइल पर कुछ शो देख रही थी। वो तो सोच रही थी अच्छा वो फेल हो गई, फिजिक्स से जान छूट जाएगी। मोबाइल साइड पर रखते हुए सोने के लिए लेट गई। दानियल की बातों को और उसकी ख्वाहिश को याद करते गाल दहक उठी थी। लेकिन उसकी वजह से वो फिजिक्स में फेल हुई थी। वो हरगिज नहीं जाएगी। उसके पास वो सुकून से सो गई थी, किसी को बेसकून करके। रात के 12 बज रहे थे। मुसलसल उसका इंतजार कर रहा था। अब माथे पर बल डाले कदम कमरे से बाहर बढ़ाए तो आज उसे बताने वाला था कि किस कदर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसे किस कदर उसकी आदत हो गई है। वो कमरे के सामने खड़ा था, जेब में हाथ डालते मास्टर की निकाली सिर्फ उसके लिए। ये तो अपने पास रखी थी। आरजू खान तो जानती भी ना थी। वो 4 महीनों से अपनी दीद की प्यास बुझाने उसे कई घंटे तका करता था। काश वो जान जाती तो दानियल सफीर खान को इतना तड़पाती हरगिज में। दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसने बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटी आरजू खान के वजूद को देखा। दुपट्टे से बेनियाज वो चेहरे पर मासूमियत सजाए सो रही थी। दानियल बेड पर जाता उसके पास नीम दराज हुआ था। नजरें अब भी आरजू के चेहरे पर टिकी हुई थी। आरजू, दानियल, सफीर खान। उसकी पलकों पर उंगली फेरते मध्यम गंभीर आवाज में बोला, लहजा कुमार बरसा रहा था। तो मुझे काबू करने में तुम कामयाब हो ही गई मिलाकर। कान के करीब झुकते वो बाहरी आवाज में बोलते कान की को लबों में छू गए। आरजू खान नींद में किस्मत आई थी। कई दिन से उससे दूरी पर था और अब दूरी सुहानी हुई थी। वो लड़की उस पर यूं काबिज हुई थी कि वो जो बोलती थी दानियल खान वही करता था। अब मेरी हदों में कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। उसके चेहरे पर मुकम्मल झुकते वो नौ देती
नजरों में समंदर जैसे गहरे जज्बात समाए बोला। आरजू ने अपने वजूद पर बोझ महसूस करते एकदम आंखें खोल दी थी। कुछ पल बाद वो अपनी सिचुएशन का अंदाजा लगाने में कामयाब हुई थी। आरजू खान ने फैली आंखों से दानियाल खान को अपने ऊपर झुक के देखा था। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बेसाख्ता आरजू के लब से फिसला और दूसरी लम्बे में दांतों तले लब तक आ गई। उसके गाल का गला गहरा हुआ दानियाल के लबों पर दिल पर एक मुस्कुराहट ने छाप छोड़ दी थी। तुम्हें कैद करने की कोशिश, उसके चेहरे पर झुकते आंखों में चमक लिए बोला। उसकी बात सुनते आरजू की बैकबोन में सरसराहट से दौड़ गई। ये क्या बोल रहे हैं? कुछ करते हलक उतर करते वो ठकते लहजे में बोली, क्योंकि दानियाल बड़ी सराहियत से झुकते उसके चिन पर लब रखते उसका पोर पोर लरसा चुका था। सच बोल रहा हूँ आरजू खान। नरमी से झुकते उसके लबों की गोशे को अपने लबों से छूता आंखें बंद कर गया। उसकी हरकत पर आरजू को अपने दिल हथेलियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। तुम्हारी आदत होने लगी है। दानियल सफीर खान को अब मेरी शिद्दतें सहने को तैयार रहने में मजीद इंतजार नहीं चाहता। वो बोलते बोलते उसके लबों के भीगे किनारों को अंगूठे की पोर से सहलाते बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक की आरजू बस उसे देखी गई थी। कई पल वो उसकी आंखों में देखती रही, जहाँ सब अपने अंदर समा लेने की जुस्तजू थी। ये एकदम आरजू को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। वो बार बार पलकें झपकने लगी थी, शायद ये सोचते कि वो ख्यालों में, लेकिन वो सर्द हाथ उसके बालों में फंसाए मधोशी से उसे देख रहा था। उसके सामने से हट नहीं रहा था। वो आरजू को अपनी सांस अटकता महसूस हुआ, क्योंकि वो कोई ख्याल नहीं देख रही थी, ना ही वो कोई ख्वाब था। वो उसके सामने ही था। यकीन कर लो व्हाइट रोज, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। उसकी आंखों में फैलते भी यकीन को देखते हुए मधोशी में बोलते उसकी शहर पर अपनी सुलगते होंठ रखते बोला। आरजू ने जोर से आंखें मींची थी। वो दिल के धड़कने कानों में सुनाई देने लगी जब दानियाल ने उसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। उसे गंभीर नजर से देखा कि आरजू को अपनी सांस हलक में अटकती महसूस हुई। वो बड़ी बेबाकी से उसके लबों को अपने लबों से सहला गया। आपकी वजह से फिजिक्स में फेल हो गई, उन लब को चलते बोली थी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाए, फिर भी कह कहा हवा में गूंजा। आरजू ने शदीद खफगी से उसे घूरा। खान वो दांत खिचखिचाते बोली, मैं वापस पेपर नहीं दूंगी, मुझे नहीं पढ़ना। वो आंखों में नमी लिए बोली, जिसे महसूस करते वो ठंडी आह भर गया। अच्छा मत पढ़ना, बस जैसे तुम चाहो उसे हिसार में ले गया। आरजू खान की आंखें चमक गई। अंधे को क्या चाहिए था? वो तो पहले भी पढ़ाई से भागती थी। सोने पे सुहागों से पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी मुकाबिल शख्स ये बात शायद मुश्किल से मानने वाला था। बस मुझे पास कर लो, बाकी मुझे नालायक बीवी कबूल है। वो उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते बोला। इसकी आंखों में झांका वो शिद्दत से आंखें मींच गई। उसके माथे पर लब रख के हिसार तंग हो गया। धड़कनें जोर शोर से धड़कने लगी थी। तुम अगर समझ सको तो इतना कहना है तुमसे, हम अगर हैं तो सिर्फ तुम्हारे हैं। वो उसकी शहर पर लब रखते मदहोश हुआ था। एक सरूरियत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। उसे पा लेने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेते बेदार हुई थी। खान ने सच में पेपर नहीं दूंगी, लबों पर जबान फेरती बोली। भला खुश्क हो रहा था। यूं उसके हिसार में कहती कि हिलना भी मुश्किल था। जब वो उसके वजूद पर छाने लगा, मैं तुम्हें देख ही लूंगा। कैसे नहीं दोगी पेपर? उसकी गर्दन पर मोहब्बत निछावर करते वो लब दबाए बोला। आरजू की आंखें हैरत से फैल गई। किसी अच्छे जुमले की उम्मीद में थी। खान आप वो बोलने वाली ही थी जब शिद्दत से उसके लबों पर झुकता। उसके अल्फाज कैद करके आरजू खान उसकी शिद्दत से घबराती उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच गई। वो मुकम्मल उसे खुद में गुम करता चला गया। बहुत चाहता हूँ तुम्हें बददिमाग लड़की, इतना कि अगर किसी और के बारे में सोचूं मेरा दिल मुझसे ही बगावत करता बंद होने लगता है। वो भारी सांसों के दरमियान उसके कानों में दिल धड़का देने वाली सरगोशियां करने लगा था। मेरी इब्तिदा, मेरी इंतहा सिर्फ तुम हो। इस कदर टूट कर चाहता हूँ तुम्हें कि तुमसे दूरी मेरी रूह खींच लेती है। मोहब्बत भरा लम्स माथे पर छोड़ दे। वो जज्बात भरी आवाज में बोलता उसके लबों पर मुस्कुराहट खींच गए। बददिमाग लड़की, गहरा मुस्कुराए पेशानी उसकी पेशानी से टकराई। उसने नाक चढ़ाई। वो गहरा सांस भर गया। जाहिल शख्स, वो लब दबाई बोली। चेहरे पर गुलाल बिखरा हुआ था। उसने नरमी से उसके गाल पर लब रखे। दानियल के दिल को सुकून बख्श राहत मिली थी। उसे आरजू खान मिली थी, एक बददिमाग लड़की, बर्बाद कर देने वाली, चाहने वाली, मजबूत, अपने मामले में रो देने वाली, किसी का भी दिमाग मिनटों में खराब करने वाली एक मुसीबत जिस पर मुसीबतें नहीं आती थी, क्योंकि वो खुद एक मुसीबत थी। लेकिन वो दानियल सफीर खान की जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। वो लड़की वो आम लड़की थोड़ी थी, वो खास थी कि उसने एक मर्द को रुला दिया था अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में।